हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। स्टडी आपकी कैसी चल रही है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है 17 और क्लास 10 की बुक है। और जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मेरा होम साइंस दर्पण से चैनल है और मैंने क्लास 6 से सभी बुक्स कवर करी हैं, तो आप जाकर के उसमें प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जो हमारा नेचुरल है और आर्टिफिशियल है वो हम रेस्पिरेशन देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद श्वास का जीवन में महत्व है यानी कि इंपॉर्टेंस है, और तंत्र के अवयव हैं मुख, नसिका, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, फेफड़े, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण, श्वसन तंत्र की आवश्यक बातें, श्वसन की क्रिया विधि, कृत्रिम कृत्रिम श्वसन की विधियां यानी कि सिल्वेस्टर विधि, शेफर्स विधि, लेबार्ड विधि और अभ्यास प्रश्न। यहाँ से पीवाईक्यू आ चुके हैं, आप जाकर के जरूर देखिए पीवाईक्यू में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। हम जो है इसको डिटेल से कवर करेंगे चैप्टर को। थोड़ा हो सकता है कि पार्ट 2 से 3 पार्ट में कवर हो, बट हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, मनुष्य के जीने के लिए जो ईयर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोजन और जल के बिना मनुष्य कुछ समय तक रह सकता है, मतलब कुछ टाइम तक तो रह सकता है, परंतु अगर वायु ना मिले तो क्या होता है कि जीवित रहना असंभव है। प्रत्येक जीवधारी श्वास लेने के साथ ऑक्सीजन अंदर खींचता है, जिसे प्रश्वसन कहते हैं यानी कि इनहेल होता है, और श्वास बाहर जो निकालता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है ना, उसे जो है एक्सेल कहते हैं, जैसे निश्वसन क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती हैं। इस क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या, किस क्रिया में भाग लेने वाले को, ये जो सारी प्रोसेस है इनमें जितने भी अंग समूह हैं जो उसमें भाग लेते हैं उसे ही हम श्वसन तंत्र कहते हैं। प्रस्तुत अध्याय में श्वसन तंत्र के विषय का ही वर्णन किया गया है। अब हम श्वसन तंत्र देख लेते हैं। शरीर के जो अंग श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, मतलब श्वसन क्रिया में जो अंग, जो हमारे ऑर्गन से जो भाग लेते हैं, ठीक है, वो श्वसन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, दो कार्य हैं इसके। वातावरण में ऑक्सीजन लेके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, उस सभी सेल तक पहुंचाना। ठीक है, और कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालेंगे, जो एक्सेल करेंगे, वो शरीर का बाहर निकालना। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। हमारे शरीर में हर समय विभिन्न कार्य करता रहता है। भाई ऐसा तो नहीं है क्या हमारा शरीर कार्य नहीं करता, वो हर वक्त जो है प्रोसेस में रहता है। ठीक है, इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। ठीक है, जब भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वही जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि किस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि भाई जैसे जब भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ठीक है, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इस प्रकार ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और श्वसन तंत्र जो है हमारा, रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो ऑक्सीजन प्रश्वसन की वायु द्वारा प्राप्त होती है। अब इसके कार्य देख लेते हैं। ठीक है, कार्य क्या है कि शरीर में मुख्य रूप से जो कार्य है वो कोशिकाओं को जीवित रखना है। जो सेल्स है ना, वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन है, आ चुका है। ठीक है, कोशों में भोजन व ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, जो कि उसे जीवित रखने में सहायता करती है। अतः ऑक्सीजन कोशा को जीवित रखती है। उसकी कमी होने पर कोशा मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कोशा की मृत्यु से ही प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब सेल्स में ही हमारे कोई हरकत नहीं रहेगी तो वो डेड ही माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि श्वसन तंत्र श्वास क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की प्रत्येक कोशिका में पहुंचकर उन्हें जीवित रखता है। नेक्स्ट है हमारा ज्वलनशीलता प्रदान करना। शुद्ध ऑक्सीजन अत्यंत गर्म व क्रियाशील होती है। ठीक है, वायु में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिली होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम हो जाती है। अगर वायुमंडल में हमारे जो नाइट्रोजन ना हो तो बहुत ही ज्यादा जो ऑक्सीजन है ना, वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील जो है गैस है। ठीक है, तो हमारा शरीर उन्हें ग्रहण करने योग्य हो जाता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि श्वसन तंत्र वायु के साथ ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचाता है, जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जो कि एक्सेल के जरिए, ठीक है, वो बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है शरीर को शक्ति व गर्मी प्रदान करना। ऊपर बताया गया कि ऑक्सीकरण की क्रिया में शरीर को शक्ति व गर्मी प्राप्त होती है। ठीक है, भोजन में हमें पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, या ऑक्सीजन के साथ जो है मिलकर एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, क्रिया करते हैं, जिससे शरीर को शक्ति जो है मिलती है। तभी तो हम जैसे ही खाना खाते हैं तो हमें कितना ज्यादा महसूस होता है कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई। लेकिन अगर आपने एनालाइज किया हो तो खाना खाकर ना सुस्ती आती है, तो उसकी वजह यही है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वो जो सारी क्रिया है,
ये सब अपने प्रोसेस में लग जाता है कि यहाँ इसका पाचन होना है या इसका पाचन होता है, इसके तरह से करना है। तो सब क्या है, इसी वजह से तो है कि जो है वो सब अपने प्रोसेस में लग जाता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि शरीर को क्रियाशील रखने के लिए उचित ताप प्रदान करने के लिए श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य होता है। इस प्रकार जीवित प्राणी शरीर गर्म रहता है और मृत्यु के बाद ठंडा हो जाता है। डेड बॉडी जो है आफ्टर डेथ ठंडी हो जाती है। धीरे धीरे जैसे ही बंदा खत्म होता है तो बॉडी धीरे धीरे जो है वो स्लोली स्लोली ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, श्वसन तंत्र के अवयव। तो अवयव का मतलब भाग जो है इसमें, तो मुख और नसिका। जाहिर सी बात है कि जो हमारा हम खाना जो है माउथ से लेते हैं, तो हमारा जो श्वसन तंत्र भी जो है वो यहीं से स्टार्ट है, मुख से। मुख द्वारा वायु के प्रवेश व निकास का मार्ग किसी विशेष परिस्थिति में ही रखना चाहिए। जैसे जुकाम है, कोई विशेष रोग है, जब नसिका अवरुद्ध हो जाए, कारण नाक श्वास लेना, जो हमारे नाक के जरिए हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ इस बारे में बात की जा रही है। क्योंकि नाक द्वारा श्वास लेना प्राकृतिक ढंग से बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि हमारे जो नोज है, नोज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स ना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जो भी हमारा बैक्टीरिया है या कुछ भी ऐसा है कि जो इम्प्योरिटी है वो यही रोक लेते हैं। तो नाक से श्वास लेना ज्यादा बेस्ट है। लेकिन कई परिस्थिति ऐसी होती है कि नाक से हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, इनहेल एक्सहेल नहीं कर पा रहे हैं, तो मुंह से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाक द्वारा श्वास लेना प्रकृति ने अच्छे ढंग से प्रबंध किया है। मुख द्वारा श्वास लेना निकालने पर शरीर को लाभ की अपेक्षा हानि ज्यादा होती है। ठीक है, शरीर को जो स्वस्थ है ना, उसके लिए श्वास लेने उचित मार्ग नसिका है, वो हमारी नोज ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नसिका। नाक के दोनों छिद्र, नाक के दोनों छिद्र की वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। दोनों नथुनों के बीच एक पदार्थ लगा होता है। नाक की दीवार पर नन्हे नन्हे बाल पक्षाभ होते हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल ईयर होते हैं, जो धूला कण को, जीवाणु को वायु के साथ मिलकर अंदर जाते हैं और उन्हें सीलिया रोक लेते हैं। ठीक है, ये वायु छन जाती है और साथ साथ नाक की भीतरी सतह पर नन्ही नन्ही ग्रंथियां होती हैं, जिनसे रस निकलता है, जो नाक की भीतरी सतह को क्या होता है, मॉइस्ट रखती है। ठीक है, बाहरी वायु शुष्क और ठंडी होने पर उस सतह के संपर्क में आने पर कुछ गर्म व नरम हो जाती है, जिससे फेफड़ों को हानि नहीं पहुंचती है। मतलब नाक से हम अगर सांस लेते हैं तो कितना हर तरह से बेस्ट है पूरे शरीर के लिए। यदि वायु के साथ कोई उत्तेजक वस्तु या गैस नाक के अंदर जाती है तो छींकों के साथ बाहर निकल जाती है, या गंध का अनुभव होता है तो श्वास रोक लिया जाता है, जिससे फेफड़ों को हानि नहीं पहुंचती है। देखिए सब दिखाया है, साइनस गुहा, नसिका गुहा, ये प्रसंगी। मैं इसका जो है आपको बाइलिंगुअल डायग्राम लगा दूंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा, ये देखिए हमारा फूड पाइप वगैरह इन्होंने सब दिया, ये स्वर गुहा है। ठीक है, यदि कोई जीवाणु इतने अंदर पहुंच जाता है तो श्लेष्म का जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो लसलसा पदार्थ होता है, वो जीवाणु को अपने में चिपका लेता है और जिस प्रकार रुधिका की श्वेत जो कणिकाएं जीवाणु को नष्ट कर देती हैं, उसी प्रकार ये पदार्थ भी जीवाणु को नष्ट करता है। इस प्रकार नसिका मार्ग में वायु छनकर जीवाणु रहित होकर आगे बढ़ती है। मुख द्वारा श्वास लेने पर वायु की शुद्धि नहीं होती। ठीक है, वो छनेगी नहीं। एक तरह से हम इसको मान लें कि छन छन के हमारे पास, हमारे अंदर तक पहुंच रही है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। तो नाक द्वारा ही श्वास लेना चाहिए। बाहर तथा आंतरिक नसिका रंध्रों के बीच स्थान को जो है नेजल कैविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रसनी। फेरिंक्स जो होती है, वायु आगे ग्रसनी में आती है। ग्रसनी के संबंध 5 अवयव से होता है, नाक, कान, मुख, पाचन और फेफड़े। क्या है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, नाक, कान, मुख, पाचन और फेफड़े। इन सभी के लिए मार्ग यहीं से खुलते हैं, परंतु प्रकृति की ओर से ऐसा प्रबंध किया गया है कि विशेष समय पर ही मार्ग खुलते हैं। कभी अनुभव कीजिए कि भोजन निगलते समय, पानी पीते समय श्वास लेना बंद हो जाए। सांस लेते समय भोजन नहीं निगला जा सकता। भोजन नली श्वास नली के पीछे ही रहती है। ठीक है, ये कैप की तरह से काम करती है। मैं इसका डायग्राम भी आपको यहाँ लगा दूंगी। अतः भोजन श्वास नली के मार्ग से होकर ही गुजरता है। भोजन श्वास मार्ग में जा सके इसके लिए पर्दा रहता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, यानी कि घाटी कहते हैं। भोजन जब निकट आता है तो श्वास नली तब घाटी को क्या होता है, एकदम से कैप की तरह काम करती है। इस तरह से क्या होता है, ढक लेती है। जब भोजन रस नली में चला जाता है तो श्वास नली पुनः अपना खुल जाती है। देखिए ऊपर वाले ने कितना अच्छे से प्रोसेस बनाया है पूरा। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है स्वर यंत्र ना, लैरिंक्स। तो श्वास नली के ऊपर जो स्वर यंत्र होता है, जिसे कार्टिलेज का बना होता है। अब बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीजीटी में खास करके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल से आ जाते हैं कि जो हमारा स्वर यंत्र है यानी कि लैरिंक्स है, वो किसकी बनी है। ठीक है, तो कार्टिलेज की बनी है। अगर आप यहाँ से पढ़े होंगे तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, इसके सैतरिक तंतु आपस में जुड़े होते हैं, कुछ भाग सामने की ओर उभर होता है, जिसे एडम एप्पल कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, एडम एप्पल कहते हैं। अब आप ये क्वेश्चन कितना भी जो है गाइड में ढूंढ लें, ठीक है, तो नहीं मिलेगा। मेरे पास थोड़े कमेंट्स आते हैं कि मैम हम गाइड से कर सकते हैं क्या प्रॉपर तैयारी। तो देखिए गाइड सिर्फ हमें उतना बताएगी जो थोड़ा हमारा मोटा मोटा तौर पे होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है तो हमें इसी तरह की टेक्स्ट बुक को ही पढ़ना अच्छा रहता है। वही मैं आपको एडवाइस करूंगी। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना होता है, जिससे वोकल कॉर्ड्स लगी होती हैं। क्या लगी होती है, वोकल कॉर्ड्स लगी होती हैं। अब थोड़ा सा पीजीटी में बिल्कुल थोड़ा डीप करके पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा घुमा करके इसको मिला करके। ठीक है, जो बोलते समय कंपन करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, पुष्यों के गले में ही सामने स्पष्ट ही दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारे पास श्वास नली यानी कि विंड पाइप, ट्रैकिया और विंड पाइप। वायु स्वर यंत्र से आगे बढ़ने के बाद श्वास नली में आता है। ठीक है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर गोलाई रहती है। इस तरह के क्वेश्चन पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज के छल्ले
देखिए देखिए छल्ले से बनी होती है, ये छल्ले द्वारा बनाई होती है। छल्ले आगे की ओर गोल, पीछे की ओर खुले होते हैं और अंग्रेजी अक्षर के सी के शेप में होते हैं। ये छल्ले एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं और एक पॉली नली बन जाती है। इन छल्लों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ये सारा जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर नोट्स में अपने इंक्लूड कर लें, ठीक है। संपूर्ण श्वास नली के भीतरी भाग में श्लेष्मिक झिल्ली की एक क्या होती है? लेयर होती है। इस प्रकार से स्त्राव जो है वो निकलता रहता है, जो फ्लूइड है वो निकलता रहता है, जो नली को तर रखता है, जिसे हम सिलिया कहते हैं, जो सदैव बाहर की ओर गति करता रहता है। जब कोई धूल का कण भोजन के कण में पहुंच जाता है तो सिलिया बाहर की ओर गति करके उस वस्तु को क्या करेगी? बाहर धकेल देती है, ठीक है। जब तक पदार्थ निकल नहीं जाता तब तक गति करते रहते हैं और उस पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। सर्दी लग जाने पर श्लेष अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, ठीक है। वह झिल्ली पर जमा हो जाता है और खांसी के द्वारा बाहर निकलता है, जिस तरह से हमारा जो है वो कफ वगैरह हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु प्रणाली या श्वास नली। वायु प्रणाली या श्वास नली क्या है? श्वास नली वक्ष के जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। इन्हीं शाखाओं को वायु प्रणाली कहते हैं। इन दोनों प्रणालियों दोनों भागों में फेफड़ों के अलग अलग प्रवेश करती है। असंख्य शाखाएं होती हैं, प्रशाखाएं होती हैं, उनमें विभाजित रहती हैं। प्रत्येक श्वास नलिका के अंदर छोटे छोटे थैले लगे होते हैं, वायु कोश कहते हैं। इनमें वायु रुकी रहती है। इस स्थान पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। किस स्थान पर होता है? इसी स्थान पर शुद्धिकरण होता है। फेफड़े वायु कोश के एक समूह है जो ऊपरी झिल्ली चढ़ी रहती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लंग्स, ठीक है। तो मैं ये लंग्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स जरूर बना लें। जिनके बने हुए हैं वो एक बार फिर से उसको चेक कर लीजिए। और इसके छोटे पार्ट्स रहेंगे, लेकिन हमें क्वालिटी स्टडी करनी है, जो अच्छे से हम एक ही वीडियो में अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाए। और मैं आपको सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोगों का बहुत सपोर्ट, मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।